हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सभी का आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे बायोलॉजी का एक नया टॉपिक सेल बायोलॉजी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेट में ICR BHU तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप अपने वेटेज की बात कर लेते हैं। जेट में इसका 4 से 5 टॉपिक और क्वेश्चन, और ICR में भी 4 से 5 क्वेश्चन। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में हम कई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे साइटोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, इसके आधुनिक जनक कौन है, पुराने कौन है, इसमें किसने किसकी खोज की, सबसे लंबी कोशिका, छोटी कोशिका, सब के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी जाएगी। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे जेट का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो अब चलते हैं अपने सबसे पहले कहते हैं कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं। तो जिसमें केवल सेल की स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं, और जिसमें सेल की स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके कार्य का भी अध्ययन किया जाता है, इसमें सेल की संरचना में कार्य का भी अध्ययन किया जाता है, उसे सेल बायोलॉजी कहते हैं, यानी कोशिका विज्ञान कहते हैं उसे। तो सेल बायोलॉजी के जनक कौन है? तो सेल बायोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक सेल बायोलॉजी का जनक कौन है? आधुनिक सेल बायोलॉजी जनक स्वानसन है। अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि सेल बायोलॉजी का जनक कौन है, अगर वहाँ पे रॉबर्ट हुक है तो अपना ऑप्शन राइट हुक हो जाएगा। अगर पूछ ले आधुनिक सेल बायोलॉजी के जनक कौन है, वहाँ पर रॉबर्ट स्वानसन नहीं है, रॉबर्ट हुक है, तो भी आंसर रॉबर्ट हुक जाएगा। और पहले वाले क्वेश्चन के अंदर रॉबर्ट हुक नहीं और स्वानसन, इन दोनों में कोई भी आ जाए तो एक इसमें टिक होगा। तो अगर क्वेश्चन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, भारतीय सेल बायोलॉजी के जनक कौन है? तो AK शर्मा है। और फर्स्ट सेल की खोज किसने की? ये दोनों टर्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेल की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी फर्स्ट सेल। जो कॉर्क सेल यानी मृत, यानी पेड़ पौधों के ऊपर जो मृत सेल होती है उसके ऊपर इन्होंने खोज की थी, जिसको मैं आपको यहाँ बता दीजिए, मृत कोशिका। और फर्स्ट लिविंग सेल की खोज किसने की थी? तो लुएन हॉक ने की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लुएन हॉक ने एनिमल कुली जीवाणु में की थी फर्स्ट सेल कोशिका की खोज। तो चलते हैं अपने अगले। आप मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मैं आपको वैज्ञानिकों के नाम जो बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर लेना, क्योंकि जेट के अंदर और ICR के अंदर सेल बायोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन वैज्ञानिकों के नाम से या सन से आता है। तो चलते हैं अगले अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ टर्मोलॉजी और बता देता हूँ कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो 11x17 सेमी का है, 11x17 सेमी का है। और दूसरा है अपना सबसे लंबी सेल कौन सी है? तो सबसे लंबी सेल है तंत्रिका कोशिका, जो 92 सेमी लंबी है। और तीसरा क्वेश्चन है अपना कि सबसे छोटी सेल कौन सी है? तो सबसे छोटी सेल है माइकोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर लंबी इसका आकार है। अभी यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा का एक सदस्य है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर है, यानी सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है, और इसका सदस्य भी इससे एक सबसे छोटा है। तो मानव RBC का आकार आपको पता नहीं होगा तो देख लीजिए यहाँ पे कि 7 माइक्रोमीटर होता है, और जीवाणु सेल का आकार 2.5 माइक्रोमीटर होता है। यहाँ बात कर लेते हैं अपने सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी की सबसे पहले खोज किसने की थी, या सेल थ्योरी किसने दी थी? तो वे थे स्लाइडन और स्वान ने। यहाँ पर स्लाइडन बॉटनी से थे और स्वान जूलॉजी से थे। तो इनकी थ्योरी में क्या था? तो इनके थ्योरी में था कि सभी जीव होते हैं वो सेल व उसके उत्पादों से बने होते हैं। सेल व उनके उत्पादों से बने होते हैं, यानी सेल से बने होते हैं, और सेल से जो प्रोडक्ट बनते हैं उससे बने होते हैं। तो यहाँ पे सेल क्या है? तो सेल शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। जैसे घर बनाते हैं तो ईंट हमारी सबसे छोटी इकाई होती है, वैसे ही शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। तो यहाँ पे एक नया वैज्ञानिक है, उसने एक और थ्योरी दी, जिसका थ्योरी थी कि ओमनियस सेलुला ई सेलुला थ्योरी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं ओमनियस सेलुला ई सेलुला थ्योरी। इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया था कि सेल की उत्पत्ति यानी नई सेल से सदैव ओल्ड सेल से विभाजन से बनती है, यानी आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो नई सेल बनती है वो पुरानी सेल होती है उसके विभाजन से बनती है। तभी तो यहाँ ये इसने दिया कि ओमनियस सेला ई सेलुलर सिद्धांत, यानी नई सेल से हमेशा पुरानी सेल से हमेशा नई सेल बनती है, सेल से हमेशा सेल बनती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ पे हर बार एक न एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है। चलते हैं अपने यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ से
सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का टॉपिक कि इन सेल थ्योरी इसका अपवाद कौन है, तो अपवाद भी हर चीज़ का होता है एक ना एक। तो यहाँ पर इसका वायरस है, यानी वायरस नहीं है तो जीवित है और ना मृत है। अगर ये जीवित कोशिका के ऊपर अपना जीवन यापन करता है तो ये जीवित कहलाता है और मृत पे मृत कहलाता है। इस प्रकार आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि अपने पास दो सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक है उसे असीम केंद्र की कहते हैं, पर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्प विकसित केंद्रक होता है। उसे ससीम केंद्र की क्यों कहते हैं यूकैरियोटिक, यानी क्योंकि इसमें सुविकसित यानी डेवलपमेंट न्यूक्लियस होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें और क्या क्या होता है। तो और इसमें केंद्र मेम्ब्रेन यानी केंद्र की झिल्ली होती है, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होती और इसमें यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अपने जो प्रोकैरियोटिक है इसमें दो झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हृदय है, जैसे कोशिकांग नहीं पाए जाते, लेकिन यूकैरियोटिक में दो झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में सभी मोनेरा जगत आते हैं जैसे जीवाणु, बीजीय, माइकोप्लाज्मा, लेकिन यूकैरियोटिक में सभी जंतु, पादप, कवक, पृष्ठ सभी आते हैं। तो बात कर लेते हैं इन दोनों में। आपको अंतर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे से जेट का क्वेश्चन हर बार एक आता है कि प्रोकैरियोटिक में ये है तो क्या यूकैरियोटिक में होंगे या नहीं होंगे, आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है। बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से पूरा स्ट्रक्चर लेके आई हूँ आपके लिए, आप देख सकते हैं। इससे बेस्ट आपको कोई नहीं समझा पाएगा। तो यहाँ पे सबसे बाहर देखते हैं अपने, सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, जो यहाँ पे जो जीवाणु सेल होता है उसका उत्सर्जक पदार्थ होता है जो बाहर आकर एक चिपचिपा परत बना लेता है जो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसके जस्ट अंदर अपने जाते हैं तो अपने को इसके अंदर जाते हैं तो अपने को कोशिका भित्ति दिखाई देती है जो पेप्टिडो ग्लाइकन या म्यूरिन से बनी होती है। जस्ट इसके अंदर वाली संरचना होती है कोशिका झिल्ली, यानी ये दो झिल्लियों से बना होता है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, जो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। और जिस यहाँ पर आपको एक ऐसी संरचना दिखाई देती है जहाँ पर ऐसी आपको यहाँ से अंदर घूमी हुई है, इसे कहते हैं मीजोसोम। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीजोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है, यानी आपको मैंने पहले ही बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें दो झिल्ली युक्त कोशिकांग यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर मीजोसोम कार्य करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के समान। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी बनाना, तो यहाँ पे और श्वसन करना, तो मीजोसोम यहाँ पे प्रोकैरियोट इसका माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। और इसके बाहर देखो आप देख सकते हैं कि ये एक फ्लैजिला जैसी संरचना होती है जो इसको दिशा प्रदान करती है, चलने में आसानी होती है। और यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसे फिब्री कहते हैं, जो यहाँ पर जो प्रजनन के समय आपस में चिपकाने में काम करता है। पिलाई है ये इसको गमन में सहायता करता है। अब जो पिलाई होती है लंबी होती है और पतली होती है, लेकिन अगर छोटी है तो फिब्री है, और लेकिन सिंगल है और बड़ी है तो इसे फ्लैजिला कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि दोनों कोशिकाओं की झिल्ली के बीच का स्पेस उसे क्या कहते हैं, तो उसे पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, जो लाइसोसोम जैसे कार्य करता है। अब आप पूछेंगे लाइसोसोम के क्या कार्य होते हैं, तो वो आगे पढ़ेंगे अपने जब इनके लाइसोसोम पढ़ेंगे तो। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर अंतर्विष्ट पिंड होते हैं यानी जो भोजन के कण पड़े हैं। क्रोमेटिन होता है यानी जो जैसे ये होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। अब बात कर लेते हैं अगले अपनी प्लाज्मिड एक ऐसा होता है, इसमें जीवाणु में यही तो विशेषता होती है जीवाणु की कि यहाँ पे केंद्र के अलावा एक और यहाँ पे केंद्रक होता है जिससे केंद्रक होता है, इसे प्लाज्मिड कहते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी में काम आता है। इसके अलावा उसमें राइबोसोम होता है जो 17 टाइप का होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में देख सकते हैं आपकी इसमें झिल्ली अल्प विकसित होती है, यही सबसे इसकी विशेषता है, और इसमें अंदर न्यूक्लियोटाइड भरे रहते हैं। मैंने आपको यहाँ पर पूरी स्ट्रक्चर बता दी है, क्या क्या होता है इसमें और क्या नहीं होता, आप देख सकते हैं पूरी स्ट्रक्चर बता दिए। आगे इसका पूरा वर्णन भी पढ़ेंगे अपने, चलते हैं आगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसके आवरण में क्या क्या होता है, तो आवरण में ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं जो पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। अगर ये ठोस हो गई, अगर ये सूख गई तब तो इसे संपुट कहते हैं, और ये सुरक्षा करती है। अगर ये अर्ध तरल और तरल अवस्था में है तो औपंक यानी चिपकने में सहायता करती है, समूहीकरण में सहायता करती है, ग्रुप वाइज करने में सिस्टम करते हैं। अपनी कोशिका भित्ति की, यानी सबसे पहले अपने ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर ली, उसके बाद कोशिका भित्ति की बात करते हैं। तो कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो आपको यहाँ मैं बता देता हूँ कि कोशिका भित्ति में क्या क्या अपने को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना।
तो कोशिका भित्ति है, भित्ति की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन या मेम्ब्रेन से निर्मित होती है। यहाँ पर आपको पता है कि जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो एक परतीय होते हैं जो म्यूरिन से निर्मित होते हैं, और ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ये द्विपरत होते हैं, जिसमें बाहरी परत वसा की और आंतरिक परत म्यूरिन की। आपको ये बता रहा हूँ, ये आपको कोई भी यूट्यूब पर ऐसे फ्री में नहीं बताएगा। अगर आपने ये सेल वैल्यू पढ़ ली तो मैं कह रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और जेट में आप अच्छे रैंक से जाके अच्छे यूनिवर्सिटी में जा पाएंगे। और जेट में जो इसमें सेल बायोलॉजी के 4 से 5 क्वेश्चन वेटेज है, इसका आप प्रत्येक क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको मैं इसकी पूरी एक्सरसाइज लिख भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको यहाँ पे पूरे सिलेबस की। तो चलते हैं अपने आगे यहाँ कोशिका झिल्ली की तरफ। कोशिका झिल्ली है तो जो यूकेरियोटिक सेल के समान होती है, यानी कोशिका झिल्ली होती है वो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में समान होती है, और समान संरचना तो कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन समान कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। तब बात कर लेते हैं अपनी बनी होती है, यह एकमात्र संरचना है जो यूकेरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाई जाती है। तो बात कर लेते हैं अब अगले, ये किसकी बनी होती है? तो आपको ये तो पता ही है, लिपिड और वसा, प्रोटीन और वसा की बनी होती है। अब बात कर लेते हैं अपनी मेसोसोमी, मध्य, इसे हिंदी में कहते हैं मध्यकाय। तो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन, यानी यहाँ पे अंदर ये मुड़कर एक संरचना बनाती है जिसे मेसोसोम कहते हैं। जैसे ये यहाँ पर ऐसे है तो इसे यहाँ पे ऐसे संरचना मुड़ के अंदर की तरफ बनाती है। तो बात कर लेते हैं तो इसका कार्य क्या होता है मेसोसोम? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है, एटीपी का निर्माण करता है, श्वसन करता है, और ये डीएनए प्रतिकरण यानी डीएनए रिप्लिकेशन करता है, सेल डिवीजन करता है, सेल वॉल का निर्माण करता है। यानी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये देख सकते हैं कि आपको पूछ ले कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति के निर्माण कौन करता है? तो ये मेसोसोम करता है। कोशिका भित्ति का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाता है। तो अब आगे टॉपिक पर चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बाह्य संरचना, जिसमें आपको मैंने बाहर बताई थी। तो उसमें सबसे पहले है फ्लैजिला, जिसे हिंदी में कसाबिका कहते हैं। तो यह एक लंबी संरचना होती है जो फ्लैजिलिन प्रोटीन से, फ्लैजिला है तो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, जो चलन में सहायता करता है। मैंने आपको पहले बता दिया चलन में सहायता करता है। और पिलाई है, तो पिलाई लंबी है और रोम समान संरचना है, लंबी है जो रोम समान संरचना है, और ये संयुग्मन में लैंगिक जनन की विधि है, संयुग्मन में सहायता करता है। संयुग्मन क्या है? तो एक लैंगिक जनन की विधि है। फिब्री छोटे रोम के समान संरचना होती है जो किसी भी सतह से चिपकने में इसमें सहायता करता है। तो अंतर्विष्ट पिंड है, मैंने आपको बताया था कि ये संचित भोजन के कण होते हैं। संचित भोजन के 3 प्रकार के कण होते हैं, फॉस्फेट कण, ग्लाइकोजन कण और साइनोफाइसिस कण। तो अपने चलते हैं, आपको मैंने एक और बताया था क्रोमेटोफोर क्या है? तो यह प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में वर्णकों का समूह है। जिसे अगर यहाँ पे आप बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर जीवाणु में है तो इसे क्रोमेटोफेयर कहते हैं, और अगर ये पादपों में होता है तो इसे क्वांटोसोम बोलते हैं। तो ये क्रोमेटोफोर क्या है? प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में वर्णकों का समूह है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। चलते हैं अपने वीडियो कैसा लगा? अगर आपको सेल बायोलॉजी आगे अभी पहला पार्ट आया है, अगर दूसरा पार्ट देखना है तो इसी चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नई अपडेट्स के लिए आपको यहाँ पर जेट का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, और ये पूरा मैं आपको डीपीपी एक्सरसाइज पूरे टॉपिक वाइज कराऊंगा यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत।